अब हम लोग देखेंगे कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, मतलब कांस्टेंट्स, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, एक्स के कोएफिशिएंट्स और जितने भी कोएफिशिएंट्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। और वो जो रिलेशन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, विएटाज रिलेशन फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम लोग विएटाज रिलेशन को पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग को एक थ्योरी डेवलप करना पड़ेगा, और वो थ्योरी डेवलप करते टाइम कुछ स्पेशल स्टेप्स होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाए, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल के किसको अल्फा और किसको बीटा या किसको और कितने जीरोस पॉसिबल हैं, उन सभी चीजों को चेक करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6। अब अगर ये पॉलिनोमियल देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल कब जीरो होगा? अगर हम बोले कि इस पे हम पुट कर दें x को 3, तो अगर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां 3 का स्क्वायर, यहां माइनस ऑफ 3 और यहां माइनस ऑफ 6 लगेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 माइनस 6, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इसका एक 0 है, मतलब z3 जो नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अब अगर इस 3 को हम यहां लेकर आए तो हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड दे रहा होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो रहा होगा। ये जो वर्ड है फैक्टर, वो हम लोग नंबर्स के लिए ऑलरेडी रियल नंबर्स में यूज करते थे। तो रियल नंबर्स में क्या बोलते थे कि सपोज करो 56 है तो इसको 4 डिवाइड दे सकता है, परफेक्टली डिवाइड देता है 14 बार में। तो हम लोग क्या बोलते थे कि 56 का एक फैक्टर है 4, मतलब 56 4 से डिवाइड हो सकता है। उसी तरह एक पॉलिनोमियल में अगर कोई चीज एक फैक्टर है तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को इस गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करके दूसरा पॉलिनोमियल ला सकते हैं। बट जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो लाने के लिए क्या हम लोग इसको डिवाइड करेंगे? नहीं, अब हम लोग जीरोस निकालेंगे दोनों बाय यूजिंग सम स्पेशल फैक्टराइजेशन टेक्निक्स। और वो फैक्टराइजेशन टेक्निक्स क्या होगा? अगर हम लोग इसी पॉलिनोमियल का दूसरा जीरो निकालना चाहें तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर इसका जीरोस निकालना है, मतलब इसका जीरोस कौन कौन है, तो जो भी हम लोग के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके आगे इक्वल टू 0 लिख देते हैं, मतलब पॉलिनोमियल के आगे 0 लगा देना है। और उसके बाद इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म या सिंपल वे में एक फैक्टराइजेशन करना है जिस पॉसिबल तरीके से ये फैक्टराइज हो सके। नाउ इस पूरे लेक्चर में और कभी आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग फैक्टराइजेशन टेक्निक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टेक्निक्स होंगे, किस क्वेश्चन में हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, किस क्वेश्चन में हम लोग वेरिएबल इटसेल्फ को भी कॉमन लेंगे। वैसे क्वेश्चंस को हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन सेशन में या आगे आने वाले एग्जाम्पल सेशन में डील करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे 0 लगाने के बाद ये स्प्लिट द मिडिल टर्म का क्लास 9 का सवाल है। स्प्लिट द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर को चूज करते हैं और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो जो दो नंबर्स को चूज करके आता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, मतलब x के पीछे कितना भी लिखा हुआ, जो कि यहां -1 लिखा हुआ है। और जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे वाला और ये जो -6 है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो -6 इंटू 1 कितना होता है, -6 होता है सर। अब हम लोग को दो नंबर्स सोचना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -6 आए और जिनका एडिशन -1 आए। तो सभी लोग अपने कॉपी में क्लास 9 से भी ये बात जानते हैं और बचपन से भी ये बात जानते हैं कि इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में हम लोग तोड़ते हैं और नंबर के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग सभी को नंबर मिला होगा -3 + 2 और ये है -3 × 2, मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर जो -3 + 2 होगा उन दोनों का सम -1 आएगा।
और -3 इंटू 2 कितना होगा, -6 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग इन्हीं दो नंबर्स के साथ। कौन कौन सा दो नंबर्स हमने सोचा था, -3 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखते हैं। अब ये जो बीच का -x है ना, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे कैसे, एक बार -3x के साथ और एक बार 2x के साथ, लेकिन प्लस में। याद रखना सभी लोग इसको हमेशा क्रॉस चेक करने के लिए ऊपर क्रिएट करना। -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है, और -1x आपके क्वेश्चंस में दिखना चाहिए ताकि ये क्रॉस वेरीफाई हो सके। अब रीग्रुपिंग स्टेप, रीग्रुपिंग बोलता है कि इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है तो x - 3 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी दो नंबर्स कोएफिशिएंट्स में आए हैं, मतलब एक ब्रैकेट के पीछे का जो नंबर है और दूसरे ब्रैकेट का पीछे का जो नंबर है, उन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, x + 2, और फिर जो ये वाले ब्रैकेट्स बचे हुए हैं उन दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, मतलब कि x - 3 = 0। यहां तक हम लोग का क्लियर है। मतलब वो पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने सोचा था वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में ऐसा कुछ है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसको रीओपन कर ले, मतलब एक बार और मल्टीप्लाई करके ओपन कर ले, यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हम लोग का ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म कहलाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जीरो को क्रिएट करने के बाद अब सिंपल से एक बात पूछते हैं हम लोग, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो क्या वो दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर पक्का 0 होगा? जी हां, बिल्कुल होगा। मतलब कि अगर हम कोशिश करें, a को ले लेते हैं 4, a का वैल्यू सेट कर लो 4। अब बताओ 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा? काफी ऑब्वियस आंसर है कि 4 में हम लोग 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 में भी अगर लें तो 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी तक ले लें तो उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। तो हम लोग दोनों में से किसी भी एक नंबर को अगर 0 ले लें तो वो क्या करेगा, अगले वाले को 0 बना देगा। अब इसी लॉजिक से हम लोग यहां पर वर्क करते हैं, ये इंटू ये 0 है, मतलब x + 2 इंटू x - 3, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब x + 2 0 हो सकता है, या तो और x - 3 0 हो सकता है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है x + 2 भी 0 हो जाए, हो सकता है x - 3 भी 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए। तो इसका मतलब अब अगर इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x = +2 उधर जाके -2, और इसको सॉल्व करते ही हम लोग का आंसर क्या आएगा, x = 3। तो x का वैल्यू 3 रखोगे तो इसमें 0 आ रहा था। अब x का वैल्यू -2 रख के देखो तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस ऑफ -2 +2 बना देगा, 4 + 2 6, और 6 में 6 गया तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों x के वैल्यूज पे ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो x = -2 and x = 3 are said to be zeros of quadratic polynomial। इसका ये दोनों किसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के, x² - 4x - x - 6, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ गए। अब इन्हीं दो जीरोस को हम लोग अपने लॉजिक से अल्फा और बीटा क्लासिफाई करेंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा दो जीरोस कहलाएंगे। अब तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग x - 3 और x + 2 लिख सकते हैं। x का वैल्यू 3
और x का वैल्यू -2। जो आपका एक आंसर आया है, x का वैल्यू जो आया है -2 और 3, उसमें 3 को हम लोग अल्फा ले लेंगे और -2 को बीटा ले लेंगे। अब कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि सर -3 को, मतलब 3 को और -2 को ही अल्फा और बीटा क्यों लिया? आप इंटरचेंज भी तो कर सकते थे, मतलब एक दूसरे से पलट भी तो सकते थे। इसे अल्फा ले लेते हैं, इसे बीटा ले लेते हैं, तो ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या आंसर पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इसको बीटा मान ले और इसको अल्फा मान ले तो उससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जीरोस इंटरचेंज करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नंबर सेम रहने चाहिए। नंबर चेंज हो जाएंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अब इस पॉलिनोमियल में ध्यान से कुछ ऑब्जर्व करना जो बताता हूं। वेरी की पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन, लैंडमार्क टू क्लास 10। क्लास 10 का ये लैंडमार्क मोमेंट है। यहां से हम लोग अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग अगर सम ऑफ जीरोज निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो वो किसके बराबर आएगा। तो अगर सम ऑफ जीरोज निकाला जाए तो इनका और इनका सम करना है, मतलब 3 प्लस -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो 3 इंटू -2। यहां से क्लियरली आंसर आ रहा है 1 और यहां से क्लियरली आंसर आ रहा है -6। अब ये 1 और 6 का जो लॉजिक है, यहां 1 और 6 ही क्यों आया, और 1 और 6 वो दोनों नंबर हमें इस पॉलिनोमियल में भी दिखाई दे रहे हैं। 1 कहां पर छुपा हुआ है? यहां पर, और 6 कहां पर छुपा हुआ है? यहां पर, कांस्टेंट टर्म में। तो अब ये दोनों चीज हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे कि वो -b/a और c/a होता है। अब a, b और c कहां से हम लोग कंपेयर करते हैं? जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है उसी के ऊपर हम लोग अपना स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, ax² + bx + c। तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है सभी को? 1। b का वैल्यू कितना दिख रहा है सभी को? -1। और c का वैल्यू कितना दिख रहा है? -6। अब यहां प्लग करके देखते हैं, मतलब -b/a c/a को प्लग करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो -b/a माइनस ऑफ -1, बाई a कितना है? 1। c/a, c कितना है हमारा? -6 बाई a कितना है? 1। क्लियर कट ये आंसर 1 आ रहा है और ये आंसर भी -6 आ रहा है, जो कि हम लोग का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मोमेंट है कि -b/a और c/a जो होते हैं वो क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं। बट इस चीज का क्या हमारे पास कोई लॉजिकल प्रूफ है कि ये हमेशा हर पॉलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई होगा? क्या वो हर पॉलिनोमियल के लिए इसी फॉर्मेट का बनेगा? b/a c/a क्या चेंज होंगे? तो उसके लिए हम लोग अब एक थ्योरी प्रूफ करेंगे कि b/a c/a कैसे कैसे हम लोग अलग अलग प्रूफ देते हैं। नाउ लेट्स टेक अ जनरल प्रूफ ऑफ मैथ। एक जनरल प्रूफ में अब वर्क करते हैं हम लोग। तो जनरल प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट ax² + bx + c = 0 हैज 2 जीरोज, और वो 2 जीरोज कौन कौन से हैं? वो हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जितने डिग्री उतने जीरोज, मतलब डिग्री 2 है तो 2 जीरोज आएंगे, तो वो 2 जीरोज अल्फा और बीटा है। इसका मतलब x = अल्फा एंड x = बीटा will satisfy ax² + bx + c = 0। मतलब x का वैल्यू यहां अल्फा डालो, a α² + b α + c = आंसर आएगा 0, और x का वैल्यू बीटा डालने पे a β² + b β + c वो भी आएगा कितना? 0। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये अल्फा को इधर ब्रिंग करते ही और ये बीटा को इधर ब्रिंग करते ही x - अल्फा एंड
x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये गिवन पॉलिनोमियल का ये दोनों क्या है, एक फैक्टर है, मतलब ये दोनों उसके फैक्टर्स की तरह पे आ रहे हैं। नाउ याद है हम लोग क्लास 9 में एक फैक्टर थ्योरम पढ़ते थे, जिसमें हम लोग क्या बोलते थे कि अगर ये एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इस गिवन पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है और इस गिवन पॉलिनोमियल का भी ये एक फैक्टर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये भी एक फैक्टर होगा। मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो उसके लिए अगर हम ax स्क्वायर को प्लस bx प्लस c को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ये देगा हम लोग को। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहां पर एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई भी करें तो वो कुछ और आएगा और ए तो हम लोग को पता नहीं है। इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसके पीछे कोई और नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मतलब कोई भी और एक कोई कांस्टेंट होगा, कोई और एक नंबर हो सकता है 2, 4, 5, 6, उसी तरह से कोई एक नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब हम लोग इलैबोरेट करते हैं, इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ रहा है। यहां ओपन करने पे के ब्रैकेट अंडर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x माइनस बीटा से, और फिर माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से करते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर k आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर यहां माइनस बीटा एक्स, फिर यहां माइनस अल्फा एक्स, और यहां माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आएगा। अब ये हो गया k कॉमन, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन अल्फा प्लस बीटा, और ये दो क्या है, अल्फा बीटा, और यहां पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सबके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, के को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा कॉम प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा। अब और यहां क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स। तो ये क्या हुआ, एक जनरल तरीका हो गया जिससे हम लोग क्या किए, फैक्टर्स को रिसॉल्व किए, पूरा फैक्टराइज करके, इधर की एक क्वाड्रेटिक और इधर की एक क्वाड्रेटिक, वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल हैं। मतलब दो अलग अलग क्वाड्रेटिक आए हैं, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। क्या हमें यहां क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो इसका मतलब a और k क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम वो चीज कैसे कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे हमें k का वैल्यू a के बराबर दिखेगा। फिर x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट मतलब x को छोड़ के बाकी सब क्या क्या लिखा हुआ, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहां x के पीछे क्या है, b। इसका मतलब b जो होना चाहिए वो माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। ठीक है, अब c क्या होना चाहिए, c मतलब यहां का कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए। तो यहां का कांस्टेंट टर्म इस कांस्टेंट टर्म के बराबर, मतलब c इक्वल टू के अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ये जो ऑन कंपेयरिंग करने के बाद हम लोग चीज किए हैं, इससे आगे के रिजल्ट्स देखते हैं। तो वो है कि a का वैल्यू k के बराबर है। अब देखो जहां जहां इस दोनों में b और c में k दिखाई दे रहा है, k के जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब ये k के जगह डायरेक्ट हम लोग a पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू k के जगह माइनस
ए हो जाएगा और यहां अल्फा प्लस बीटा। फिर ये माइनस ए अगर नीचे आ गया तो बी बाई माइनस ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और माइनस अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ गया। ये हो गया इस पूरे चीज का एक प्रूफ कि हम लोग का जो सम ऑफ जीरोज होता है, कि हम लोग ने अल्फा और बीटा जो जीरोज माने थे उनका जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। मतलब माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो उन दोनों का डिवीजन आ जाता है, वो होता है सम ऑफ जीरोज के बराबर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, क्योंकि यहां सी इक्वल टू के अल्फा बीटा भी आया है, तो सी इक्वल टू के अल्फा बीटा हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग लिखेंगे के के जगह ए लिख देंगे। के जगह ए लिखने पे क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू के जगह ए लिख दो, ए अल्फा बीटा, और ए को नीचे ले आओ तो सी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा आ गया। ये हमारा दो रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, एक रिलेशन एक रिलेशन। तो ये क्या था, क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स की सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये प्रूफ दिया गया है। आज हमने ये प्रूफ को काफी आराम से इलैबोरेटेड वे में लिया है। मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि ये प्रूफ काफी लोगों के स्कूल्स में भी बताया नहीं जाता है, इवन दो आप लोग को ऑनलाइन भी ये चीज नहीं मिलेगा, और एनसीईआरटी में इस प्रूफ को काफी बेहतर तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया गया है कि के क्यों लिया गया है। के सिंपल एक कांस्टेंट था जिसका वैल्यू हम लोग कंपेयर करके ए की ओर ले आए, और अल्फा और बीटा क्या थे, जीरोस थे, तो उनसे हम लोग पूरा एक रिलेशन एस्टैब्लिश किए। और ये रिलेशन क्या सारे पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है, बिल्कुल ये रिलेशन सारे पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू क्यों है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग एक्सप्रेशन ले रहे हैं और यहां पर भी जो एक्सप्रेशंस ले रहे हैं उसमें कोई भी नंबर का जिक्र नहीं है, सारे रैंडमली स्प्लिट लेटर्स का जिक्र है। कोई भी नंबर, वो ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट हो सकते हैं सभी का एक मिक्स कलेक्शन हो सकता है वो नंबर्स। तो इस तरह से आप ये प्रूफ समझ सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस तरह से हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैसे रिलेट होता है कोएफिशिएंट से। तो अब हम लोग एक जनरल थ्योरी लिखते हैं। जनरल थ्योरी कुछ इस प्रकार है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज 2 zeros अल्फा एंड बीटा, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। कौन कौन सा जीरोज है हम लोग का, अल्फा और बीटा, उन दोनों का जो सम होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा वो होगा किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर। अब बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ध्यान से देखो बी क्या है, कोएफिशिएंट एक्स का है, मतलब एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हमारे पास है, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो है ये। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और उसी के साथ और एक रिजल्ट क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा बीटा, जो कि किसके बराबर है, सी बाई ए के बराबर। अब सी क्या है, इस टर्म में सी एक कांस्टेंट टर्म है, एक सिंपल सा टर्म है, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने एक डिटेल्ड थ्योरी पढ़ लिया, अब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग बी और ए कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के। उसके जीरोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करके, उसको फैक्टराइज करके। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स लगेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि अब ये टेक्निक कैसे वैलिड होता है। तो अब इस थ्योरी को और क्लियर करने के लिए कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे वेरीफाई किया जाता है क्वेश्चन में, अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल में देखेंगे।
तो ये कुछ 5 पॉलिनोमियल्स मैंने रखे हैं जो कि क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल्स के जीरोस अभी निकालेंगे, और साथ ही इन जीरोस का सम और इन जीरोस का प्रोडक्ट को एक एक करके हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका अगर हम जीरोस निकालें तो इसका जीरोस निकालते के टाइम हम लोग देखते हैं कि ये स्प्लिट द मिडिल टर्म है। हमें दो नंबर को सोच के और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या क्या चाहिए। दो नंबर का जो सम होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म में वो होता है x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट यहां क्या बन रहा है, -2 बन रहा है, और वही दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहां का 1 और -8 का मल्टीप्लिकेशन बनता है, तो वो बन जाएगा -8। तो आप लोगों को सबके मन में ये दिमाग बैठ रहा होगा कि -8 कैसे आ सकता है। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, और सभी लोग ये बात अभी तक सोच चुके होंगे कि -8 हमारा होता है -4 इंटू 2, और -2 कैसे आएगा, -4 प्लस 2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हमें दो नंबर्स मिल गए -4 और 2। तो अब हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। तो स्प्लिट करने के टाइम, अब स्प्लिट करने के टाइम हम लोग सिंपल पॉलिनोमियल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकालते के टाइम सबसे पहला स्टेप होता है इसके आगे इक्वल टू 0 लगाना। उसके बाद ये -2 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे -4x और +2x में, और आगे -8 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन उठाएंगे। इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर और -4x में x कॉमन है, तो x को कॉमन उठाया जाए तो बचेगा क्या, x -4, और इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x -4 इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ हम लोग का पहला ब्रैकेट बन गया x +2, और दूसरा ब्रैकेट बन गया हमारा x -4 इक्वल टू 0। अब यहां पर वही लॉजिक काम करता है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब x +2 इज इक्वल टू 0, या तो x -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू या तो -2 आ सकता है, या तो x का वैल्यू +4 आ सकता है। तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए अल्फा और बीटा किसे कहेंगे, जो पहला 0 है उसे -2 मतलब उसको अल्फा, और जो दूसरा 0 है उसको बीटा कहेंगे। तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए, मतलब x के दो वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन स्टेप। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं यहां पर एक थिन लाइन बना देता हूं जो वेरिफिकेशन स्टेप होगा, और वो वेरिफिकेशन स्टेप क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा गोल्डन फॉर्मूला, जो पॉलिनोमियल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो लिखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। इन दोनों फॉर्मूला को अपने दिलो मंदिर में रख लेना, मतलब इन दोनों फॉर्मूला को हमेशा याद रखना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होंगे उनका सम -b/a और उनका प्रोडक्ट हमेशा c/a आएगा। चलो हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं कुछ अच्छे कलर से ताकि हमें भी याद रहेगा। इसके ऊपर हमने दिल बना दिया, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग हमेशा अब वर्क करेंगे अपने सिलेबस में या फिर अपने वर्क एरिया में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कितना बनेगा, इन दोनों का सम मैं अलग इंक से दिखाता हूं, तो वो बनेगा -2 + 4 और -b/a। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, b क्या है, x का कोएफिशिएंट -2, सीधा लिखें -2 अपॉन a क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1, तो 1। अब -2 + 4 कितना होता है, यहां तो आ गया 2, लेकिन सर यहां तो -2 आ रहा है। यहां गड़बड़ नहीं करना है, ये -2 b की वजह से था, लेकिन यहां ओरिजिनली एक माइनस भी है, तो हम लोग इसके आगे एक और माइनस लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला इटसेल्फ में एक और माइनस था और b खुद -2 है। अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि b -2 है, तो b -2 होने की वजह से ऑलरेडी एक और नेगेटिव आ गया, तो 2 = 2।
LHS इक्वल टू RHS हम लोग के पास आ गया है। अब अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए रख के देख लेते हैं। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, सी बाई ए के बराबर। सी कितना है, -8 है, और ए कितना है, ए हमारे पास 1 है। अब -2 इंटू 4 सभी लोग जानते हैं -8 होता है, -8 के बिल्कुल बराबर होता है, LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब हम लोग जो रिलेशन लाए हैं अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, और हम लोग जो रिलेशन लाए हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, वो दोनों ट्रू होते हैं। हम लोग जीरोस निकाल लिए, उनके सम कर लिए, उनके प्रोडक्ट कर लिए, LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली करेक्ट हैं। तो अगर हमारा जो भी जीरोस आ रहा होगा पॉलिनोमियल का, उसका जीरोस निकाल के हम लोग अगर रिलेशन से वेरीफाई करें तो हम अपने खुद के क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये एक क्रॉस चेकिंग मेथड होता है जिसमें हम लोग सीख सकते हैं कि क्रॉस चेक कैसे किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 25x प्लस 114। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 25x प्लस 114 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम बोलना चाह रहे हैं इसको इक्वेट करो जीरो से, इसके जीरोस निकालना है। अब 25x और 114, अब 25 कैसे आ सकता है और 114 कैसे आ सकता है। सभी लोग अपने साथ प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट करना सीखें। 2 5 10, 2 7 14, 7 5 12। देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 319 है। प्राइम फैक्टराइजेशन तेज करना हम लोग के एकदम रग में दौड़ना चाहिए, मतलब एकदम पूरा तेजी से हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं ताकि बड़े से बड़ा नंबर आ जाए। क्वाड्रेटिक में जितना ही बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, प्राइम फैक्टराइज तुरंत करो, उसके नंबर जल्दी निकालो। और हमारे साथ बने रहोगे, और भी एग्जांपल्स दिखाएंगे जिसमें नंबर को सोचना भी सिखा देंगे कि नंबर कैसे हम लोग सोच सकते हैं, एक एक करके नंबर्स कैसे मिलेंगे हमें। तो यहां पर मुझे दिख रहा है ये पार्ट 6 है और ये पार्ट 19 है। क्या 19 और 6 का सम 25 होता है? जी हां होता है। और क्या 19 इंटू 6 114 होता है? वो भी होता है। तो इसका मतलब अगर हम इस चीज को अब लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा x² माइनस 25 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, लेकिन यहां माइनस लाने के लिए यहां -19x और -6x लेना पड़ेगा। इससे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। 19 इंटू 6 कितना होता है? 114। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और हम लोग को चाहिए भी कितना? प्लस 114 इंटू +1 चाहिए, मतलब प्लस में चाहिए, पॉजिटिव में आंसर चाहिए। तो दोनों नंबर नेगेटिव ले लिया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 19 आ गया सर। इन दोनों में क्या कॉमन है? -6 कॉमन है सर, तो आ जाएगा x। और यहां प्लस लाने के लिए यहां सर माइनस लाना पड़ेगा, तभी तो सर यहां माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। तो माइनस और माइनस प्लस बनाने के लिए ब्रैकेट्स का काफी ध्यान रखना होगा आप लोग को। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली सेम बन गए, और दूसरा ये और ये ब्रैकेट आ गया, इज इक्वल टू 0। अब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, मतलब x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 6 वाला ब्रैकेट 0 होगा। अब इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 19 आएगी, और इसको इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। इसका मतलब तुम्हारा जो अल्फा और बीटा आ रहा है वो कितना है? 19, और बीटा कितना है? 6। अब सबसे पहला वेरिफिकेशन स्टेप। तो वेरिफिकेशन स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई कैसे करेंगे रिलेशन को? यही वेरिफिकेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस का बात कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को लिख दिए हम लोग। अब अल्फा प्लस बीटा 19 + 6 और -b/a, b खुद में नेगेटिव है, -25, मतलब माइनस ऑफ -25 बनेगा। तो माइनस ऑफ -25/a, a कितना है? 1। अब 19 और 6 25, और माइनस प्लस 25, तो ये फिर से हमारे पास इक्वल आ गए दोनों, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। और अल्फा बीटा का क्या करे सर? अल्फा बीटा को भी तो चेक करना है। अल्फा बीटा मतलब 19 इंटू 6, और सर C भी तो लिखना है। C क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म आ गया 114 अपॉन a कितना है? 1।
तो 19 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों? 19 इंटू 6 होता है हमारा 114। तो 114 is equals to 114. This is LHS and this is RHS. Both are इक्वल, मतलब LHS और RHS हमने इक्वेट कर दिया, तो हम लोग देख लिए कि कैसे इक्वल आ जा रहे हैं। अब ये तो हो गया सर स्प्लिट द मिडिल टर्म। हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म अब सीख गए हैं हमारे साथ कि स्प्लिट कैसे करना है, दो नंबर्स को कैसे इक्वेट करना है, जीरोस कैसे लाना है, जीरो लाने के लिए पहले दो ब्रैकेट बनाना है, उसको जीरो करना है। बट अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर हम लोग अपना फैक्टराइजेशन टेक्निक, मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म को चेंज करके कुछ नया टेक्निक्स को अपनाएंगे। और वो नया टेक्निक्स क्या होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन। हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन डन है, सेकंड क्वेश्चन डन है, अब थर्ड की बारी। तो थर्ड क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 27। तो टी स्क्वायर माइनस 27 हम लोग अब फैक्टराइज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 8 वाले, क्लास 8 से जो तुरंत 9 में आते हैं, और वो एक चीज और मिस कर देते हैं कि यहां पर वो लोग क्या करते हैं। सर देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये 27 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। और फिर सर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हमारी क्लास 8 की मैम या सर ने हमें बताया था कि स्क्वायर उधर जाते ही क्या हो जाएगा, रूट में। इसका मतलब टी का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 27। और सर रूट ओवर 27 तो 3√3 होता है, ये तो हमें बचपन से बताया गया है सर कि 3√3 हमें लिखना आता है। बट मेरे एक सिंपल से जवाब दो, क्या ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है? ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है। अब अगर हम सिंपल लेम लॉजिक से बात करें, ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, इसके कितने जीरोस आने चाहिए, मिनिमम कितने रियल जीरोस एग्जिस्ट करने चाहिए, जो असली में हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो होने चाहिए एटलीस्ट 2। बट आंसर में सिर्फ एक क्यों आया है, दूसरा जीरो कहां चला गया, दूसरा जीरो हमारे पास क्यों नहीं आया है? तो वो जो दूसरा जीरो वाला लॉजिक है, वो हम लोग इस स्टेप में गलती कर बैठे। ये स्टेप गलत है करना, वैसे गलत नहीं है। इस स्टेप में क्या हुआ है कि एक सॉल्यूशन मिस हो गया है, मतलब एक सॉल्यूशन और आता, वो सॉल्यूशन हमने मिस कर दिया है। तो वो सॉल्यूशन से बचने के लिए, मतलब वो सॉल्यूशन भी हमारे पार्ट में जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें कैसे इंक्लूड होगा, उसके लिए मैं आपको एक एफिशिएंट तरीका बताता हूं। और ये स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे रूट में, तो उसका भी गलती को रिड्यूस कैसे करें, उसका भी एक एफिशिएंट तरीका हम लोग देखेंगे। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा टी स्क्वायर माइनस 27 को कैसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन टेक्निक बदलना है तो इंक भी बदल लेते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन टेक्निक कैसे होगा सर? टी स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0 को हम एक काम करते हैं, टी का होल स्क्वायर माइनस 27 को सर रूट 27 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। किसी किसी के मन में आएगा सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा, आपको तो पता है कि यहां पर क्या यूज करना है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि सर कब रूट में डालना और कब नहीं डालना है? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। ये जो फॉर्म है इसमें हम लोग वेरिएबल का 1 डिग्री पावर को मिस कर रहे हैं, मतलब टी स्क्वायर है लेकिन क्या टी वाला टर्म है, इसमें टी वाला टर्म मिसिंग है। इसका मतलब हम लोग यहां पर टी वाला टर्म मिसिंग के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। अब इस तरीके से फैक्टराइज करने में क्या क्या चीज हम लोग को मिलेगा? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के टाइम टी स्क्वायर माइनस रूट 27 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहां जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला को भी अपने दिल में जरूर बसा लेना, क्योंकि 9 क्लास में ये फॉर्मूला काफी बार यूज हो चुका है। a प्लस बी ए माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे भी जरूर से हाईलाइट कर लेना सभी लोग, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग इस वाले पार्ट में यूज करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इन दोनों चीज का यूज करके अब हम लोग अपने फैक्टराइजेशन टेक्निक को बदल चुके हैं। अब फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करते टाइम यहां पर आ जाएगा
टी प्लस √27 और एक ब्रैकेट बन जाएगा टी माइनस √27। इसका मतलब हम लोग दो स्क्वायर्स के डिफरेंस को एक बार इन दोनों को प्लस में लेना है, एक बार इन दोनों को माइनस में लेना है। तो इन्हीं दोनों का जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, एक बार उन दोनों को प्लस में लेना है और एक बार उन दोनों को माइनस में लेना है, और इक्वल टू क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। सर दो ब्रैकेट्स तो बन गए, इसका मतलब अब हम लोग को t प्लस √27 को 0 करना है या तो t माइनस √27 को 0 करना है। तो इसको सर उधर भेजेंगे तो t का वैल्यू माइनस ऑफ √27 आएगा, और यहां सर इसको भेजेंगे तो 27 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया सर अल्फा और ये हो गया सर बीटा। दो वैल्यूज लगाना था। अब तुम चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, माइनस √27 का होल स्क्वायर कितना होता है, 27, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो माइनस √27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 27, और √27 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 27। दोनों को माइनस करोगे, दोनों केसेस में आंसर क्या मिल रहे हैं हमें पॉलिनोमियल के, 0। इसका मतलब ये जो दो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे जीरोस हैं। अब वेरिफिकेशन स्टेप, तो वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का सम, माइनस ऑफ √27 प्लस √27 होगा कितना, माइनस बी बाई ए। अब देखो क्या यहां पर कोई भी टी का कोएफिशिएंट है, मतलब टी वाला टर्म कोई है यहां पर कोई टी वाला टर्म ही प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहां पर बी का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, और ए कितना होगा, ए कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी ही जब 0 हो गया तो हम लोग का आंसर राइट हैंड साइड का 0 हो गया, और ये भी कट के आंसर कितना आ रहा है, 0। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा सिंपली वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अल्फा बीटा में, तो अल्फा बीटा कैसे वेरीफाई होगा, अल्फा बीटा क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो भी जीरोस आया है उन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस √27 और यहां √27, क्या आएगा आंसर, √27 से रूट हट जाएगा और नंबर कौन सा बचेगा, 27, लेकिन यहां माइनस होने की वजह से माइनस आएगा, और वो किसके बराबर होगा, c बाई ए के बराबर। c कौन है, -27, कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होना चाहिए या कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। a कौन है, 1। चेक कर लो, ये भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब हम लोग का जो अल्फा बीटा है वो c बाई ए के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा जिसमें एक डिग्री 2 है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमने डन कर लिया, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब आता है 9u² प्लस 21u। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां कांस्टेंट टर्म गायब है, यहां पर हम लोग का कांस्टेंट टर्म ही गायब है। तो कांस्टेंट टर्म गायब है तो सर कौन सा टेक्निक लगाएंगे, अब यहां पर दूसरा टेक्निक बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 9u² प्लस 21u, 9u² प्लस 21u और इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब उसको 0 से इक्वेट कर देना है सबसे पहला काम। अब जैसे ही हमने 0 से इक्वेट किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, इन दोनों में एक u भी कॉमन है, मतलब एक वेरिएबल भी कॉमन है। तो इन दोनों में से जितना मैक्सिमम पॉसिबल निकाल सकते हैं कॉमन, उन दोनों को निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 9u² प्लस 21u में 3u कॉमन है, तो बचेगा 3u प्लस 7 इक्वल टू 0। अब सर ये भी तो एक ब्रैकेट ही है, मतलब वेरिएबल वाला क्वांटिटी एक ब्रैकेट ही बन गया। यहां पर हम लोग वेरिएबल को ही कॉमन निकाल लिए, तो वेरिएबल को कॉमन निकालने से क्या हुआ कि ये वाला चीज एक 0 से इक्वेट हो जाएगा। सो 3u इज इक्वल टू 0, या तो सर ये 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही 0 होगा। तो इसका मतलब u का वैल्यू 0 होगा सर, क्योंकि 0/3 कितना होता है, 0/3 0 होता है, 3 नीचे आएगा तो u बन जाएगा ना, u 0। और ये वाला सर उधर जाएगा
तो आ जाएगा -7, और सर 3 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा -7/3। तो हमारा आंसर आ गया अल्फा और बीटा। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -7/3। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन करते टाइम हमें क्या दिखाई देगा कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम 0 -7/3 और -b/a। अब देखो b क्या होता है, जिसका डिग्री 1 रहता है ना उसका कोएफिशिएंट, मतलब x था तो x का कोएफिशिएंट, यहां u है तो u का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो u का कोएफिशिएंट है 21, लेकिन यहां -b है तो -21 बाई a क्या है 9। तो अब 0 में से 7/3 घटाओगे तो -7/3 आएगा, और ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो -7/3 आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS यहां पर भी प्रूव हो गया। अब अल्फा बीटा में आ जाते हैं। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा c/a करते टाइम इसका और इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब 0 इंटू -7/3। तो कुछ भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता है 0। और c/a मतलब c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म तो सर इस पूरे पॉलिनोमियल में है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म ही तो गायब है। तो कांस्टेंट टर्म ही अगर गायब है तो हम क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट टर्म 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करना सीख चुके हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लग रहे हैं हमें फैक्टराइज के, मतलब किसी में स्प्लिट द मिडिल टर्म, किसी में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, बीच का वेरिएबल गायब है तो उसको स्क्वायर्स बनाना है, मतलब एक स्क्वायर का और दूसरे स्क्वायर का डिफरेंस बनाना है। और इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म गायब है तो इसमें वेरिएबल को ही कॉमन लेना है। तो ऐसे अगर हम लोग 2-3 और क्वेश्चंस को देखेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन में तो हमें याद होना चाहिए कि हम कौन सा चीज को इनकलकेट कर रहे हैं और कौन से फॉर्मूलाज को हम लोग कहां अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के मन में क्या होता है, एक ऑफेंस सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलिनोमियल का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इतने सारे फॉर्मूलेज हमें पढ़ाए गए हैं क्लास 9 में। तो हमें उसको सिचुएशन पे छोड़ना पड़ता है, कौन सा सिचुएशन है और कौन से सिचुएशन में क्या चीजें गिवन है और किस चीजों से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हमें तभी एक्सपीरियंस होगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने क्वेश्चन सेशन में इन चीजों का और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसी के साथ हम लोग अपना ये लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग और डीप डाइव करेंगे। कुछ कंडीशंस लगे हुए होंगे जीरोस पे, कुछ और कंडीशंस होंगे जिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि क्या फैक्टराइजेशन टेक्निक्स हम लोग को यूज करना चाहिए, कौन से फैक्टराइजेशन टेक्निक को कहां यूज करना है और कैसे करेक्टली अप्लाई करना है, वो चीजों को सीखना है। उसके बाद अब मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है ये आप लोग के लिए आप लोग का आज का GBQ है, मतलब गुड बाय क्वेश्चन है। ये हमारा गुड बाय क्वेश्चन है आज का क्लास का, इसे हम GBQ कहेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में थोड़ा हिला हुआ चीज है, मतलब थोड़ा प्लेसेस का इंटरचेंज है। हम लोग जिस फॉर्मेट में देखते हैं ना क्वाड्रेटिक को, उस फॉर्मेट में है नहीं, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद इसके जीरोस निकालने का ट्राई कीजिएगा और आंसर्स लेके वेरिफिकेशन स्टेप भी जरूर प्रोसीड करिएगा। GBQ का आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।